हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था इससे पहले? कॉन्सेप्ट? कॉन्वेंशन नहीं, कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल के अंदर में कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट था। किसी को कुछ डाउट है कॉन्सेप्ट को लेके? हाँ, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और कुछ ऑनलाइन किसी को कुछ भी डाउट, कोई भी कॉन्सेप्ट को लेके इम्पोर्टेंट है। अगर डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि ट्रेन आगे निकल गया तो फिर दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक मैचिंग कॉन्सेप्ट। और कुछ सबका क्लियर है? और एक्यूरियल कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, एक्यूरियल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल। यस। और धीरे धीरे सब एक एक नाम मत बता देना बस। पहले मैचिंग कॉन्सेप्ट करते, ठीक है। देखो, मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अ, मान लो, क्या मानना है, हम लोग सब्जी बेच रहे हैं। बेचे सब्जी, सिंपल, ठीक है। वेजिटेबल बेच रहे हैं। जब वेजिटेबल अपन लोग बेचेंगे तो बेचने से पहले अपना एक्सपेंसेस होगा। होगा इस साल कुछ तो एक्सपेंसेस करेंगे ना। जब एक्सपेंस अपने इनकट करेंगे, खर्चा करेंगे, तभी तो हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट होगा बिना खर्चा किए? नहीं होगा ना। तो इसी से अपना रेवेन्यू जनरेट होगा। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मिलाना जरूरी है, लेकिन इसी साल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग द ईयर ही होगा, ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों का दोनों, ठीक है। अगर अपन लोग कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए खर्चा कर दिया, लेकिन आने वाला ईयर में भी थोड़ा सा चला गया वो खर्चा, तो क्या वो इस साल का प्रॉफिट से रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है, बस इसी साल से मुझे मतलब है। लेकिन जो खर्चा अपन लोग किए, जो भी खर्चा किए होंगे, अगर एडवांस में पेमेंट कर दिए होंगे, तो क्या इस साल से रिलेटेड है? वो नहीं है ना। तो अगर इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो प्रॉफिट के साथ भी तो वो रिलेट नहीं करेगा, तो मुझे उसको हटा देना होगा। बेंचिंग कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मिलाओ, लेकिन इसी साल जो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, अगर इस साल का है तो नोट करो, नहीं है उसको हटा दो। रेवेन्यू भी बोल रहा है कि आप रियलाइज़ कर पाओगे, आने वाला साल का आप रियलाइज़ किए तो उसको हटा दो। अब जो आने वाला साल है उससे रिलेटेड मत करना, बस इसी साल का खर्चा और रेवेन्यू, क्या खर्चा करने के बाद कौन सा रेवेन्यू हुआ, उसको लिखना है आपको। मैच नहीं करना है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को मैच करके रखना है। ये खर्चा करने के कारण मुझे ये प्रॉफिट हुआ, उसका सही प्लेस पे जाके लिख देना है। कहाँ पे लिखेंगे अपन लोग? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, यहीं तो लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने खर्चा यहाँ पे किया तो प्रॉफिट यहीं पे होना चाहिए, नहीं, कहीं पे भी लिख दो, बस मैच हो जाना चाहिए आपका खर्चा। मैच हो जाएगा ना एट द एंड आपको। अगर मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 100 इन्वेस्ट किया है वेजिटेबल मार्केट पे, जो आपका ऑपरेशन है, रेवेन्यू, ठीक है। सब्जी वगैरह खरीदे, जो भी खरीदे 100 रुपीज़ का खरीदे, और आपने टोटल बेचा 120 का। तो आप सब्जी कहीं पे भी बेचो, कैसे भी बेचो, 100 रुपीज़ का ही बेचोगे ना, उससे ज़्यादा तो बेचोगे नहीं। अगर ट्रेडिंग में लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस में, जहाँ पे वो सूटेबल है वहीं पे लिखना है अपने को। कहीं पे भी खर्चा हो रहा है, मुझे वो मतलब नहीं है, प्रॉफिट कमा रहा हूँ जहाँ पे प्रॉफिट। अगर मान लो डायरेक्टली मुझे सब्जी से प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में करूँगा, नहीं तो पीएल में करूँगा। वही तो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मैच करने का मतलब ये है कि इसी साल से रिलेटेड खर्चा लिखो, उससे जनरेट हुआ रेवेन्यू भी लिख दो। और एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस क्या बोल रहे हैं,
एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है ड्यू बेसिस, सिंपल में समझो, ठीक है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ ड्यू हो गया है उसको लिख दो, ठीक है। कोई रेवेन्यू आप रियलाइज़ करने का क्षमता है या रियलाइज़ करने वाले हो और वैलिड है तो उसको प्रॉफिट मान लो, ठीक है। लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नहीं, रियलाइजेबल प्रॉफिट, ठीक है। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मतलब मान लो कि 1 मंथ बाद मुझे प्रॉफिट होने वाला, आपको लग रहा है कि मुझे 1 मंथ बाद प्रॉफिट होने वाला, उसको लिख दूँ, वो मत कर देना। आपने कोई सेल किया था, वो उसका पैसा आपको 1 मंथ के बाद मिलेगा, तो उसको मान लो कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। डेट मैटर करेगा। एक्रूअल बेसिस में क्या होगा, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपका ड्यू होगा या इनकर्ड होगा उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है, लिख लेना है उसको, ठीक है। ये सोच के नहीं बैठना है कि जब पैसा मिलेगा मैं लिखूंगा, वो नहीं। अगर उसका टाइम आ गया तो उसको लिख दो, भले आपको पैसा मिले ना मिले, आपने पेमेंट किया हो नहीं किया हो, वो आपको मानना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देता है, जैसे सैलरी, अगर मैं बोलूँ कि सैलरी लास्ट डेट को ड्यू हो जाता है ना, लास्ट डेट को ड्यू हो जाता है सैलरी, अगर पेमेंट हो ना हो, हम लोग क्या लिखेंगे, जनवरी मंथ का, अगर मान लो जनवरी मंथ 31 को सैलरी देना था मेरे को इस मंथ का, तो मैं यही लिखूंगा ना कि जनवरी 31 का सैलरी है। अगर मैं उसको फरवरी में भी पेमेंट करूँ तो मैं सैलरी कब का बोलूँगा, जनवरी का बोलूँगा ना। भले पेमेंट मेरा अगला दिन हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 1 मंथ बाद हो, मैं एक्सपेंसेस कौन सा मंथ में दिखाऊंगा, जनवरी मंथ में, बस पेमेंट दिखाऊंगा फरवरी में, ठीक है। बाउंसर गया, आपका गया, आप भी पहला क्लास, आगे बढ़े। मुझे झूठा अच्छा लगे, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आए तो बता देना है, फिर मैं सुंदर तरीके से लिखूंगा। क्या हुआ, घर पे पढ़ रहे हो या बस यहाँ पे पढ़ने के बाद बैठ जा रहे हो, पढ़ रहे हो घर पे? सच सच बोलो, दिसंबर ज़्यादा दूर नहीं है, 15 दिसंबर पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। क्या क्या है बीच में, दुर्गा पूजा, काली पूजा, और सॉरी परसों को जन्माष्टमी, पहले जन्माष्टमी से शुरू करो, फिर 10 to 15 डेज बाद गणेश पूजा, उसका 10 दिन बाद विश्वकर्मा पूजा, उसके 10 से 12 दिन बाद, नहीं 15, अराउंड 15 डेज, हाँ 15 डेज का गैप मिल जाता है, पूजा या लो, ठीक है। पूजा तो होगा 3 ही दिन का, लेकिन आप लोग का जाएगा 1 वीक। मार्केटिंग भी तो करना है ना, करना है मार्केटिंग, करना जरूरी है। मार्केटिंग करेगा, क्या खरीदेगा, पूजा में मार्केटिंग नहीं करना है, नहीं करना, क्यों? कुछ तो पहनते होगे, जो पुराना है वही, पूजा के बाद ना, अपना सारा बजट पूजा में घूमने में चला जाता है। हाँ, बैठ बैठ के घूमते हो या चल चल के? चल चल के, तब ठीक है। बैठ के घूमने वाला लड़का लोग ज़्यादा होता है, एक जगह बैठ गया उठेगा नहीं 2 घंटा तक, फिर उसके बाद उठने के लायक नहीं रहता, ऐसा है ना? आप लोग का भी है क्या ऐसा कुछ, बैठ बैठ के घूमने वाला आदत है क्या? नहीं है ना, तब ठीक है, मत रखना, दूर रहना वो सबसे।
धूम्रपान और शराब स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। आगे बढ़े, कॉन्वेंशन पढ़े, कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। थोड़ा देर पहले मैंने थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे दिया था आप लोग को, ठीक है। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कहानी सुनते हैं ना, अच्छा वाला एक स्टोरी सुने हैं, सुने स्टोरी। घर पे गेस्ट आया, क्या आया? कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, घर पे गेस्ट आया, मतलब अतिथि देवो भव, गाली नहीं देना है। और जो गेस्ट आए थे वो थे वेजिटेरियन थे बेचारे लोग। स्वाद ही नहीं पता होगा शायद, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। हाँ, आधा, पूरा नहीं। सुबह तक मैं वेज ही रहता हूँ, उसके बाद नॉन वेज हो जाता हूँ। अंडा खा सकते हैं ना, अंडा में तो ब्लड नहीं होता है, वो तो वेज हुआ। वेज है ना अंडा? हाँ, किससे उसमें ब्लड होता है क्या? सोचो, ब्लड होता है तब तो वेज हुआ ना वो, है? अंडा में किससे ब्लड होता है? हाँ, तो उसमें ब्लड तो नहीं है ना उस टाइम, तो भेज। मैं तो वही मानता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट वही बोलता है। साइंटिस्ट जो भी बोले मेरे को मतलब नहीं है उससे, ठीक है। हाँ, गेस्ट आए, बेचारे लोग पनीर वाले थे। तो आपको आइडिया हो गया कि मेरा खर्चा इतना तक जाने वाला है। आपको आइडिया है ना, पनीर इतना रुपीस लेगा, उसको डालोगे मसाला, फिर पुलाव बनाओगे, जो बनाओगे फलना ढिमकाना करोगे, एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो आप ऑलरेडी डिसाइड कर पाओगे कि एक्सपेंसेस कितना होने वाला है। एस्टिमेट अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो गेस्ट आएंगे 500 खा जाएंगे, 500, आपने एस्टिमेट लगा लिया, ठीक है। अगर आपने एस्टिमेट लगा दिया है तो अपना अकाउंट्स में डाल दो इसको। एक्सपेंसेस का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में टू गेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। पनीर खा गए, पुलाव खा गए, 500 का चटका आ गया। लेकिन गेस्ट जाने के बाद कुछ दे के जाते हैं क्या? दे के जाते हैं, कभी कभार जाते हैं ना। अगला बार जब आए थे कितना दिए थे? कितना दिए थे? मान लो देने वाला आया तो 100, अगला बार 100 दिए थे, अगला बार 100 दिए थे। तो आपको क्या लगता है इस बार कितना देंगे? 200 तो देना चाहिए, देना चाहिए ना। क्या आप श्योर हो वो 200 देंगे? श्योर हो? अगर अगले बार 100 दे दिए थे वो बेचारे लोग, इस बार 200 देंगे, आप श्योर हो? श्योर नहीं हो ना। लेकिन आपको लगता है देंगे, तो देंगे, वो अपने पास ही रखो, इसको अकाउंट्स में नहीं डालना है। मतलब कि एंटिसिपेटेड लॉस आपको लिखना है। आपको लग रहा है कि भविष्य में मेरे को लॉस होना है, डाल दो, ठीक है। प्रोविजन, एक्चुअली प्रोविजन बना के डाला जाता है। मैं नॉर्मली आप लोग को समझाने के लिए गेस्ट बोल के डाल दिया हूँ, ठीक है। प्रोविजन बनता है, नुकसान जो भी होने वाला है उसको लेके प्रोविजन बना लेते हैं कि मेरा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन गेस्ट देने वाला है, ये भी तो एंटिसिपेटेड है ना, श्योर नहीं है ना आप मेरे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा फ़ायदा। अगर आप एंटिसिपेटेड फ़ायदा आपको दिखाई दे रहा है कि दे सकते हैं, मानना मत उसको। कंजर्वेटिज्म यही बोलता है, ठीक है। सरकार, अब ये लॉ जो बनाया है अपने सरकार ही तो होंगे, सरकार मतलब मोदी सरकार नहीं, ठीक है। अपना इंस्टीट्यूट बोर्ड वगैरह मिल बांट के बनाए होंगे ना, कोई ज्ञानी आदमी ही बनाया होगा, ठीक है। पता, वो बोल रहे हैं कि लॉस जो है वो लिख लेना, इसमें इतना ही। हाँ, लॉस को आप एज्यूम कर लो, प्रॉफिट को एज्यूम नहीं करना है, बस इतना ही है। मैं मार्क भी करवा दूंगा। अब इसके ऊपर मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट उन लोग इस तरीके से बनाए क्यों, कि अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो लिख लो, लेकिन प्रॉफिट होने वाला है तब तक मत लिखो जब तक हुआ नहीं। क्यों? लेकिन लॉस हुआ ही नहीं फिर भी आपने लिख दिया, ऐसा क्यों हो सकता है?
क्या रीज़न हो सकता है? सिंपली सोचो, अगर आप एक कंपनी को देख रहे हो, ठीक है, मैं एक साइड हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ कंपनी को कि ये कंपनी को 500 लॉस हो सकता है, उसने लिखा हुआ है, और उसने ये भी लिखा है कि 200 प्रॉफिट हो सकता है। अगर लिख दिया मान लो, तो आपका दिमाग कहीं पे खलबली मचाएगा या नहीं मचाएगा? सोचो, क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? एज ए इन्वेस्टर सोचना, आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट पे, ये मेरा मार्केट है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को लो बोल रहा है, मतलब कन्वेंशन बोल रहा है कि लॉस लिख लो लेकिन प्रॉफिट मत लिखना। ऐसा क्या हो सकता है जो आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है कि वो कौन, जो कन्वेंशन ऑफ कॉन्जर्वेटिज्म है ना, वो बोल रहा है कि प्रॉफिट मत लिखो, एंटिसिपेटेड, मतलब भविष्य में आपको प्रॉफिट हो सकता है वो बात मत लिखो, बस नुकसान हो सकता है वो लिख देना, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है मत लिखना। एक बात बताओ, यहाँ मैं तो सिर्फ 200 का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर ये 200 करोड़ होता तो अब फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मैं लिख दिया प्रॉफिट 200 करोड़ भविष्य में मेरे को होने वाला है, आप इन्वेस्ट कर दी, मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ, अब क्या होगा? तो आप लोग को बचाने के लिए ये चीज़ किया गया है कि वो अगर भविष्य में लिख दिया कि 300 करोड़ प्रॉफिट होगा, 400 करोड़ प्रॉफिट होगा, मेरे को क्या पता, जब होगा तब लिखना, लेकिन एक्सपेंसेस लिख दो। एक्सपेंसेस लिखने से क्यों मना नहीं करता है? क्योंकि अगर वो एक्सपेंसेस दिखाएगा नहीं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर आप लोग फंसोगे वहाँ पे। अगर मेरे को नुकसान होने वाला है किसी चीज़ से लेके, तो मैं सबको थोड़े बताते चलूँगा मेरे को नुकसान होने वाला है, नहीं बताऊँगा ना। तो बोलते हैं नुकसान लिखो, अब प्रॉफिट नहीं होने वाला है लेकिन मैं सबको बोलूँगा प्रॉफिट होने वाला है, ताकि सामने वाला सुनेगा। जैसे चेन बिजनेस में चलता है ना, 3 को जोड़ो, 3 को जोड़ो, इन लोग खाली प्रॉफिट का ही बात करते हैं। बाइक का गाड़ी 4 चक्का, किसको चाहिए था 4 चक्का? आपको नहीं लेना है, पास हो जाओ फिर ले लेना 4 चक्का, ठीक है। कुछ थोड़ा सा आइडिया मिला ये कॉन्जर्वेटिज्म क्यों रोक रहा था? बस ये है। तो मार्क कर लो ना बाबू लोग, दिस कॉन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करना, ठीक है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये मेन लाइन है इसका, ठीक है। उसका बाद वाला लाइन आप लोग पढ़ते रहना बैठ के घर पे जाके लिख रहे हो, जो भी मैं मार्क करवा रहा हूँ उसको लिख रहे हो अलग से या नहीं लिख रहे हो? लिख लेना। क्यों लिख लेना? सुविधा होगा, क्योंकि आप अपना कॉपी से एक बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद बुक में भी मार्किंग है, उसके बाद आप जब वो पढ़ चुके हो तो बुक में जो मार्क नहीं हो उसको पढ़ सकते हो ना, फटाफट हो जाएगा, स्पीड में हो जाएगा, रफ्तार में। और एक ही दिन में चारों का चारों पेपर देना है, 2 दिन तो मिलेगा नहीं, एक ही दिन में एग्ज़ाम है, बीच में 2 घंटा का छुट्टी मिलेगा, उसमें भी खाना है, घूमना है, कितना रिवीजन करोगे? कुछ नहीं होने वाला है, पहले कंप्लीट करना है अपने को। कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जो भी प्रिंसिपल्स रूल्स लगा रहे अपन लोग, ठीक है, सेम फॉलो करना है हर साल। क्यों? कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो ना, लगातार बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, 2 कदम 2 कदम 2 कदम, यही ना। 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे? 2 कदम पीछे कौन लेता है? टाइगर। किसको देखने से? पुष्पा भाऊ को। अब देखे कि नहीं घर में जाके पुष्पा? नहीं देखे? इनको डाउनलोड करके दे देना, ठीक है। हाँ, कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसिस्टेंसी, हाँ, कुछ नहीं, बस जो प्रिंसिपल्स रूल्स जो लगाएंगे उसको नॉर्मली फ्लो करना। अगर रियल लाइफ में देखो, प्रैक्टिकल, तब जब बिजनेस में ढुकोगे तो उस समय आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नॉर्मली अगर हम लोग सोचते हैं, हम लोग का जो डेली लाइफ चल रहा है उसको लेके अपन लोग कुछ एग्जाम्पल निकालते हैं, ठीक है। आप लोग को जाना है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर दूर? 15 किलोमीटर, और आपके पास है 2 व्हीलर, ठीक है, 300 सीसी का है, 300 सीसी, 15 किलोमीटर दूर है, तो आप हर हफ्ता वो बाइक चला रहे हो, जो भी 2 व्हीलर है वो चला रहे हो आप, ठीक है।
अराउंड 20-22 मिनट्स में आप लोग पहुंच जा रहे हो, 20-22। वहीं पे मैं अचानक से एक दिन आपको 100 सीसी का दे दूं और स्कूटी दे दूं हल्का वाला, डगमगाएगा? वो 20 मिनट्स क्या हो जाएगा, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, क्योंकि एक तो हल्का है, दूसरा इंजन कमजोर है, ज़्यादा स्पीड चलाऊंगा उड़ जाएगा, भरोसा नहीं है ना किसी भी चीज़ का, कुछ भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंसी क्या था, जब मैं लगातार बाइक चला रहा था, सिंपली मैं एक फ्लो में जा रहा था, मुझे पता था कि हाँ यही जाना है, इसी तरीके से जाना है, मैं इतना मिनट में पहुंच जाऊंगा। अचानक से मैंने रूल ही चेंज कर दिया, आपका जो साधन था उसी को ही चेंज कर दिया, तो आप तो हिल गए ना वहाँ पे। उसी तरीके से अगर बिजनेस कोई एक रूल लगा रहा है, कोई प्रिंसिपल एक फ्लो कर रहा है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल किया, चौथा साल वो चेंज कर दिया, मतलब कोई रीज़न से नहीं, नॉर्मली वो चेंज कर दिया। अगर वैलिड रीज़न है चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकता, चेंज कर सकता है, लेकिन तभी जब वो सही हो, बिजनेस के लिए अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है और ज़्यादा क्लियर रिजल्ट दिखा रहा है, तब चेंज करो, कोई बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसे मन किया मैंने रातों रात चेंज कर दिया, वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो हिल जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कभी पढ़े थे रूल? स्ट्रेट लाइन था, रिटर्न डाउन था ना, ऐसा कुछ शायद था, शायद, श्योर नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे, अभी शायद में रहते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो क्या होता था, एक ही अमाउंट हर साल कटता था ना। वहीं पे अगर रिटर्न डाउन करूँ मैं, रिटर्न डाउन अगर करूँ, मिलेगा आगे फिर मिलेगा, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन में क्या होता था, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आता था ना। यारो फूल बरसाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा महबूब आया है। गाना अच्छा गाता हूँ मैं, मेरा आवाज़ अच्छा है, मैं सिंगर बनने वाला था, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। मैं सिंगर बनने वाला था, ऑडिशन देने जाने वाला था, मेरा बाइक का चक्का पंक्चर हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं पहुँचा नहीं, गेट बंद था, नहीं तो आज मैं गाना गाते रहता, कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंसी पता चल गया? फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मार्क कर लेते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स दैट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर आफ्टर ईयर। पहला लाइन मार्क कर लो, क्योंकि यही है मेन, इसका जो बात बोलना था मैं पहला ही लाइन में बोल दिया। बाद में क्या बोल रहा है, अ मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम एंटरप्राइज व्हेन देयर इज कंपेरिजन बिटवीन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। वही बोल रहा है कि अगर एक ही तरीके का रूल्स लगाएगा तो मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल किसी को भी कंपेयर कर सकूंगा ना। अगर वहीं पे प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया, वो जो कॉन्सेप्ट वो लोग लगा रहा था वो कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, तो मैं कैसे कंपेयर करूँ? गड़बड़ा जाएगा ना। राम के साथ मैं श्याम को कर सकता हूँ, राम के साथ हाथी को तो मैं नहीं कर सकता, चेंज ही हो गया ना। श्याम ठीक था, श्याम को चेंज करके हाथी रख दिया, प्रिंसिपल ही बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। उसके बाद ओ भाई आगे बढ़ो। बट दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस फ्लोड बाय द एंटरप्राइज आर यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंसिस्टेंट वर्ड को मार्क कर लो, क्योंकि कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी में यही है सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड, और पहला लाइन सबसे इम्पोर्टेंट लाइन। उसके बाद जो मन में आए वो कर लेना बैठ के, इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इस वर्ड से। और ये इम्पोर्टेंट, मैं कल ही बोल दिया हूँ कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों का दोनों, ठीक है। कहीं से भी कभी भी किसी भी हालत पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन मुझे लगने से या नहीं लगने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कुछ भी लग सकता है मुझे। आज आप लोगों को सुनने में आया 2 क्लास से, हाँ, नेक्स्ट मैनेजमेंट पहला क्लास, एक्साइटेड हो? खाना खा के आए हो ना सब? हाँ, या मैम या टीचर जो भी होंगे, पढ़ाते पढ़ाते बीच में झपकी ले लोगे? रेडी होके आए हो 2 आवर्स के लिए? मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसका मतलब क्या होता है? कभी सुने हो मटेरियलिटी वर्ड? हाँ, नहीं सुने हो मटेरियलिटी वर्ड? चलो देख लेते। हाँ सुनो, आपको जाना था यहाँ से तिनसुकिया। कहाँ? तिनसुकिया। आपके पास था बाइक, ठीक है। सुबह उठे, फर्स्ट क्लास रेडी हुए, मतलब आप लोग के पास स्कूटी, आप लोग के पास बाइक, हाँ ना, आप लोग को भी बाइक चाहिए, बाइक, उनको तो हाँ बोल रहे हैं।
आप लोग मिला लो, आपको क्या चाहिए, बाइक या स्कूटी? स्कूटी। तो जिसको जिसको स्कूटी चाहिए, जिसको जिसको बाइक चाहिए, रख लो अपना अपना, ठीक है। अभी कहानी में मोड़ है। फर्स्ट क्लास नहा धो के टिप टॉप ब्रेकफास्ट किए आप लोग, अपने को जाना है तिनसुकिया। अचानक से पापा बोल दिए कि बेटा वो तुम्हारा चाबी तो छोड़ देना, तो मेरे को थोड़ा जाना है। अब बताओ आपका डिसीजन में चेंजेस आने का चांसेस है या नहीं है? आगे क्यों जा रहे हो तिनसुकिया, उसका रीज़न अगर मैं वैलिड रख दूँ या इम्पोर्टेंट रख दूँ तो आप जाओगे कोई भी हालत में, ठीक है। लेकिन अब क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट करने के बाद, मतलब टिप टॉप नहा लिए, फर्स्ट ब्रेकफास्ट कर लिए, अब निकलने वाले हो कि पापा बोल दिए चाबी रख दो, मेरे को जाना है। आपका डिसीजन हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा, आप जाके ही छोड़ोगे? हैं? क्या नहीं मिलेगा? ट्विस्ट आ जाएगा ना। उसी तरीके से अकाउंट्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट आइटम्स है, कोई इंपॉर्टेंट आइटम हो गया, डिसीजन हो गया, कुछ भी चीज़ अगर वैसा है तो उसको अकाउंट्स में दिखाना ज़रूरी है, और बोलता है उसको दिखाओ। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला होगा यूजर्स, जैसे कि अपन लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, मेरा पूरा डिसीजन को चेंज कर सकता है। तो वो आइटम जो आपका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, इन्वेस्टर का या यूजर्स का, यूजर्स में क्या क्या नाम बताया था मैं, कोई भी आ सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, बैंक, गवर्नमेंट, ठीक है, इन्वेस्टर, सारा का सारा यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है ना। मैनेजमेंट भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो लोग भी देखता है, वो अलग बात है। लेकिन मेनली क्या, बाहर वालों को देखा जाता है। घर वाला तो चलो घर का खेती है, मिल बांट के मिला लेगा, लेकिन बाहर वालों का पैसा आके फंस जाएगा ना। तो अब मेरा डिसीजन को वो इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसा कोई भी आइटम अगर वो मेरा डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज भी करवा सकता है कि नहीं मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा या करूँगा, उसको बोला जाएगा मटेरियल आइटम, ठीक है। वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी एस्टेट डेट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल ओनली मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट मतलब वो जो आपका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, आपको डिसीजन को हिला देगा, उसको मटेरियल फैक्ट बोल रहा है इन लोग। दैट इज इम्पोर्टेंट एंड रिलीवेंट, इसको मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट एंड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी सप्लाइड टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो है ना, डेटिस के बाद है ना, important and relevant information should be supplied to the users of accounting information. The question that arises here is what is a material fact? देखो बोल रहा है, इसके बाद material fact का बारे में बता रहा है। The materiality of a fact depend on its nature and amount involved. क्या में डिपेंड कर रहा है? नेचर और अमाउंट इन्वॉल्व, ये अकाउंट्स का भाषा में बोल रहा है, ठीक है। मेटेरियल फैक्ट मीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। इसको मार्क कर लो, लास्ट वाला लाइन। ये नेचर एंड अमाउंट को भी मार्क कर लो, हाँ, नेचर एंड अमाउंट भी इन्वॉल्व है ना, तो वो भी तो आपका डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा ना। मान लो कि उन लोग इन्वेस्ट किया या फिर कुछ एसेट परचेस किया, हाँ, और वो एसेट का नॉर्मल मार्केट रेट, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको आइडिया होगा, आप इन्वेस्टर हो तो आप लल्लूपन जो हो गया नहीं, पैसा उठा के डालोगे नहीं किसी के ऊपर, सोचोगे समझोगे एनालाइज करोगे तब जाके डालोगे ना, ठीक है। नहीं मुझे उसके ऊपर भरोसा है, वो वाला सीन नहीं हो सकता, वो दोस्ती में होगा, ठीक है। अब मान लो कोई एक एसेट था जो आपको 10,000 में मिल जाएगा नॉर्मली मार्केट रेट में, लेकिन इन लोग दिखा रहे हैं अपने अकाउंट्स में कि उसी एक एसेट को इन्होंने 1.5 लाख में खरीदा। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, ये तो 10,000 का एसेट है, इससे एडवांस एसेट तो है नहीं, इन लोग कैसे खरीद लिया इतना में? तो आपका डिसीजन हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा, क्योंकि 1.4 लाख इन लोग एक्स्ट्रा लगा रहे। क्यों लगा रहे? किसके पास जा रहा है ये पैसा? आप तो बाहर हो, बाहर से तो देख नहीं पाओगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अंदर में झोल झाल चल रहे, मटन के नाम में इन लोग चिकन खिला रहे हैं, पता चल जाएगा ना। तो वही हो गया मेटेरियल आइटम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कॉन्वेंशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर 3, लेकिन पढ़ना है। इस मतलब जो डी वाला पॉइंट है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ABC है। तो पहले ABC को कंप्लीट करना, उसके बाद ही डी में जाना है। अगर समय है, समय नहीं है तो ABC को कंप्लीट करना है, फिर डी में जाना है। समय नहीं होने से भी पढ़ना तो पड़ेगा एक बार। कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट ऑफ
कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज, यही बात बोल रहा है, जो भी मटेरियल आइटम वाला होगा ना उसको डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पहले मार्क कर लो, एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। फुल डिस्क्लोजर मीन्स देयर शुड बी फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, यहाँ से फुल से करना है। फुल डिस्क्लोजर मीन्स दैट देयर शुड बी फुल, सेकेंड लाइन में देयर शुड बी फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज, सफिशिएंट है, सफिशिएंट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसको करना, मेटेरियल एंड रिलीवेंट फैक्ट को, मेटेरियल एंड रिलीवेंट फैक्ट। मेटेरियल का मतलब तो समझ गए हो ना, मेटेरियल का मतलब समझे, क्या समझे बताओ तो। मेटेरियल मतलब क्या था, मेटेरियलिटी मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट आइटम, बस जो आपका डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है, मतलब करेगा ही, या तो पॉजिटिवली करेगा या तो नेगेटिवली, लेकिन करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, आपको हिला देगा, वो हो गया मेटेरियल आइटम। ठीक है, आगे जाके मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा ये, आप लोग को मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, इसके ऊपर भूल गया मैं, कभी याद आया तो बता दूंगा। खत्म, दो यूनिट खत्म। पहले का क्लास आप लोग किए हो ऑनलाइन, ऑनलाइन उस कल परसों वाला क्लास कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे का छूट गया आप लोग का, ज़्यादा नहीं है, एक 30 मिनट्स का होगा पहला क्लास। सेकंड क्लास कितना था, 1 पॉइंट, सेकंड क्लास लगभग 2 घंटा का है क्या, 1.5 के आसपास। हाँ, स्पीड में करके देख लेना, पढ़ता तो थोड़ा कम ही है हम लोग, ज़्यादा खाली भाषण नहीं होता है यहाँ पे, यही ना। भाषण ज़्यादा होता है ना। यूनिट 1.3 लिख के ले लो, क्या लिख के ले लोगे, इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गिरेगा, ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसका, अगर वो समझ में आ गया काम बन गया। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, सुनो ना, इसको शुरू करने से पहले कहानी बना लेते एक, ठीक है, अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे ना मुझे भी मज़ा नहीं आएगा और आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। क्या देख रहे हो उधर, क्या है, कुछ है क्या, कैमरा देख रहे हो तो अलग प्लानिंग है क्या कुछ, हरकत मत करना, अच्छा वाला। हाँ सुनो ना, चलो आज फैक्ट्री खोल लेते, क्या नहीं, फैक्ट्री फैक्ट्री बहुत फैक्ट्री खोला, कुछ अलग कर लेते हैं ना। आज से हम लोग बिजनेसमैन, ठीक है, क्या बिजनेस हो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिजनेस है अपना, एक बिजनेस हाउस बनाते हैं, टेंट हाउस नहीं, बिजनेस बई का घर, ठीक है, ये मेरा ऑफिस है, आप लोग सब डायरेक्टर हो, हाँ, मेरा ऑफिस का, ये बिजनेस का, ये रूम है अपना, अलग अलग फ्लोर है, मैं ऊपर में बैठता हूँ, हाँ, ये मेरा रूम है, यहाँ पे सेटेलाइट लगा हुआ है, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है।
अपना काम है सर्विस देना। मेरा काम क्या है? मेन काम है सर्विस देना, अपना काम। ठीक है, मुझे इसमें एम्प्लॉय चाहिए होगा, चाहिए। आप लोग तो काम करोगे नहीं, आप लोग भी डायरेक्टर हो, काम करोगे क्या? घर घर जाओगे क्या, भैया ये सामान ले लो, उसके बाद मैं ये सर्विस दूंगा, ऐसा कुछ करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप लोग तो रूम रूम में बैठ गए हो, अपने को चाहिए एम्प्लॉय, अपन का काम है सर्विस देना। ठीक है, एम्प्लॉय अपने रख लिए 100। 100 क्यों रखे? चाहिए अपने को, अपना बिजनेस बढ़ रहा है, बढ़ा। ठीक है, अब जो सर्विस अपन लोग देंगे ना, तो सर्विस देने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए जो परचेस करना होगा रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 1 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में खरीदते रहना होगा। ठीक है, और जो भी मटेरियल आइटम आप जो भी खरीदेंगे, मटेरियल, रॉ मटेरियल जो भी होगा अपना, उसको बीच बीच में अपना मेंटेनेंस करना होगा अपने पास रखने के बावजूद भी। ठीक है, लगभग रेगुलर मेंटेनेंस। अपना काम क्या है? परचेस करके उसी सामान के बेसिस पे सर्विस देना। ठीक है, अपना मेन काम क्या है? सर्विस देना। इसमें से अगर मेरे को रेगुलर पैसा आते रहा तो मेरा ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन का मतलब कि मेरा काम से रिलेटेड। अब ऑपरेशन वर्ड बोलूँगा तो चीर फाड़ मत सोचना, हाँ। ठीक है, डिफेंस में होगे तो डायरेक्ट गुलिया गुली। जब पढ़ेंगे अकाउंट्स, ऑपरेशन बोलेंगे तो मेरा काम, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन क्या है? आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑपरेशन क्या है? सर्विस देना। ठीक है, मुझे सर्विस देने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल। सर्विस दूंगा, मेरे पास पैसा आते रहेगा। ठीक है, अपने पास पैसा आते रहेगा, रेगुलर बेसिस में आएगा। ये मेरा ऑपरेशन से रिलेटेड है, मेन ऑपरेशन से रिलेटेड। तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू किसको बोला जाता है? सेल का दूसरा नाम रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर बोल दूँ, सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो रेवेन्यू बोलूँगा ना, सेल बोलूँगा क्या? या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ बोलूँगा। ठीक है, रेवेन्यू मतलब कहीं ना कहीं सेल भी है, सोच लेना, सोचना है आपने को। फिर सेल और रेवेन्यू, सेल को हटा के रेवेन्यू मत डाल देना, जहाँ पे सेल है सेल ही करना। सेल क्या करेंगे अपन लोग? सेल करेंगे, लेकिन सर्विस जब देंगे पैसा आएगा तो अपन लोग रेवेन्यू बोल सकते हैं। कैसे? फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे सर्विस देना। ठीक है, अगर यहीं पे सर्विस की जगह अगर मेरा सेल करना होता, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं वो सेल कर रहा हूँ, तो भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको बोल सकता। ठीक है, वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगा, इससे मेरा पैसा आते रहेगा ना। ये हो गया मेरा रेवेन्यू इनकम। ठीक है, क्या हो गया? रेवेन्यू। और परचेस मेरा रेगुलर बेसिस पे होगा। एक जो भी सामान खरीदूंगा, एक को सर्विस दूंगा तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आप लोग डायरेक्टर हो, आप लोग को सैलरी वगैरह मिलेगा, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। डायरेक्टर हो ना, आप लोग को तो मंथली देना पड़ेगा ना मेरे को, या बिना पैसा पे काम करोगे मेरे लिए? हाँ बोलोगे तो बहुत खुश हो जाऊंगा मैं, लेकिन मेरा खुशी मत देखना। बिजनेस इज बिजनेस। बोलो ना, सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए? शर्म नहीं है? मेरे लिए तो कम से कम ना बोल दो। थत, चलो अब बोल ही दिए हो, पैसा के आगे सब झुक जाता है। कौन नहीं झुका? पुष्पा भाव, उनको दे देना पुष्पराज फिल्म। हाँ, नहीं तो वो समझेंगी नहीं। घर यूट्यूब है ना, घर पे जाके टेलर देख लेना बस। हाँ, समझ में तो आ जाएगा ना। मैं बार बार बोलूँगा, झुकेगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ये जो घर बनाने के लिए पैसा लगा है, यहाँ पे जो भी मैंने एसेट सेट किया, टेबल वगैरह जो भी सेट किया, क्या वो मैं बार बार करूँगा? एक बार किया, क्या एक ही बार किया? अब साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी मैं उसको मेंटेनेंस करूँगा या उसको मतलब रिपेयर वगैरह कर दूंगा, क्लीन कर दूंगा, साल, 1.5 साल, 2 साल में ना। तो ये खर्चा मेरा बार बार हुआ या एक बार हुआ और ह्यूज अमाउंट में हुआ? ये ह्यूज अमाउंट था क्या कहीं पे?
जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा अमाउंट, क्वांटिटी कम हो रहा था तो अमाउंट कम हो जा रहा था। यहाँ पे जितना ज़्यादा मैं सर्विस दे रहा था उतना ही मुझे फ़ायदा हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से मैं सामान भी यूज़ कर रहा था। तो मतलब एक फिक्स था, छोटा मोटा अमाउंट ही आ रहा होगा, जो भी अमाउंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा पैसा गया, छोटा अमाउंट में गया होगा या बड़ा अमाउंट में गया होगा? बड़ा अमाउंट गया, बार बार गया या एक ही बार गया? एक ही बार, मतलब एक ही बार में, मतलब बार बार का मतलब ये नहीं कि बनाने के लिए 1.5 साल लगा तो अब 1.5 साल तक पैसा पेमेंट करते रहो, तो उसको बार बार, जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट तक सोच लो ना। एक ही अमाउंट हिसाब करोगे ना लास्ट में कि मैंने टोटल इतना पेमेंट किया, तो पेमेंट ह्यूज था या छोटा था? ह्यूज था ना। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे। जो रेगुलर है, कम अमाउंट में है, वो हो गया रेवेन्यू। रेगुलर, हाँ, रेगुलर वाला वर्ड याद रखना। और जो कैपिटल वाला है वो बाई चांस में होगा, अमाउंट ह्यूज होगा, ठीक है। कुछ 2-3 पॉइंट्स ही है दोनों से रिलेटेड, वो 2-3 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। तो कैपिटल और रेवेन्यू, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, कोई एक टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर कैपिटल पढ़े तो कैपिटल तक ही रहेंगे, रेवेन्यू पढ़े तो रेवेन्यू तक ही, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है अपने को। एक ही बार में ज़्यादा खाना खा जाओगे तो तकलीफ है। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले एक्सपेंडिचर है। चलो वही पढ़ते, पहला ही पेज, पेज नंबर 12 में भी कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन लिखा है ना, उसके नीचे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है ना। बस कुछ ही पॉइंट है, हाँ, ध्यान से देखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू डेट एक्सपेंडिचर बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी इंजॉयड बाय एन एंटिटी ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोला पहला चीज? कि जो उसका बेनिफिट होगा ना, मैं बहुत साल तक ले सकता हूँ। तो ये जो घर बनाया आपने, ऑफिस बनाए, क्या मैं 1 साल यूज़ करने के बाद इसको छोड़ दूंगा, या मैं जब तक ये खड़ा है सही तरीके से तब तक यूज़ करूंगा? क्या लगता है? जब तक है तब तक मैं यूज़ कर लूंगा ना। तो पहला पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है। दूसरा बात क्या बोल रहा है? दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन टू बी नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग को मार्क कर लो, ये कैपिटल का बात कर रहे हैं, हाँ, ध्यान से। नॉन रेकरिंग मतलब, नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होगा, ठीक है। रेकरिंग का मतलब जो बार बार होगा। तो क्या घर में बार बार बनाऊंगा क्या इसको? नहीं बनाऊंगा, मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर हुआ। 2 पॉइंट मिल गया। पहला पॉइंट क्या बोला? बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नॉन रेकरिंग इन नेचर। अ कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन एन एसेट और सर्विस इज एक्वायर्ड और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट इज अफेक्टेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा? अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा बात क्या बोल रहा है? अगर वो एसेट को फिर से मैं बना रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो दोनों एक ही पॉइंट है, या तो एसेट खरीद रहा हूँ या उसी एसेट को मैं बना रहा हूँ, या जो ऑलरेडी मेरे पास एसेट है मैं उसको बना रहा हूँ, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट मिला। दिस एसेट रिजल्टिंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर आर नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स। हाँ, एसेट खरीदा, मैं एसेट को बनाया, जो भी मेरा लफड़ा हुआ, क्या यहाँ पे मैंने टेबल लगाया एक, ठीक है, भयंकर वाला, ज़बरदस्त, जिसमें हम लोग सब बैठ सके। क्या मैं उसको बेच दूंगा? नहीं बेचूंगा। क्यों? हाँ, मेरा अपना यूज़ के लिए है ना। तो मतलब क्या रीसेल पर्पस था मेरा या यूज़ था? मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो रीसेल पर्पस का नहीं होगा, यूज़ के लिए होगा, ठीक है। अब जो ऊपर में आपने पढ़े ना, चार पॉइंट मैंने बनाया ना इसी पैराग्राफ में, वो चारों का चारों पॉइंट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। पहला चीज़ क्या बोला देखो, द कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका गुण क्या बोल रहा है? चरित्र गुण। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वही होता है ना, चरित्र गुण। पहला बोल रहा है द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच एन एक्सपेंडिचर इज जनरली लार्ज। तो पहला बात ही हम लोग पढ़ लिए थे ना, सेकंड पॉइंट बोले थे नहीं, लार्ज वाला तो कहीं पे पढ़े नहीं, बस एग्जाम्पल में पढ़े ना। चलो कोई नहीं, अमाउंट लार्ज होगा, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द बेनिफिट एक्रूइंग फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, ये मिल गया था अपने को पैराग्राफ 1 में ही मिल गया था ना। बोल रहा है 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे। पहला चीज़ अमाउंट लार्ज होगा, दूसरा चीज़ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, थर्ड द एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग, ये भी मिल गया था। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार खर्चा नहीं होगा अपने हाथ से, बाई चांस में होगा, कभी कभार ही होगा, ठीक है। और लास्ट वन, इट रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। हाँ, इसको अच्छे से मार्क कर लो, तो इसको तुम स्टार बना के रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ मतलब एसेट बढ़ने का चांसेस है, मतलब बढ़ेगा चांसेस। ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है, दिसंबर 2022, जून 22 था शायद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिसंबर या जून में ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कैपिटल एसेट कब बढ़ेगा, जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूँगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इसको अच्छे से मार्क करो, ठीक है, बिंदास मार्क करो, अच्छे से मार्क करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म अपना। अब ये 4 कॉन्सेप्ट जिसके पास है, जिसका माथा में रहा, वो क्वेश्चन राइट करके आएगा, 2 नंबर मिल गया। इतना ही पढ़ा तो हम लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ याद नहीं करना है, रट्टा मत मार देना। अगर कंफ्यूज हो जाते तो लगने से मेरे को आगे पूछो दोबारा, मैं बताएगा। तीसरा बार पूछोगे, तीसरा बार भी बताएगा, चौथा बार पूछोगे, चौथा बार भी बताएगा। याद मत कर जाना, बस चाट मत जाना उसको, बर्बाद हो जाएगा। क्यों बर्बाद होगा, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर कर दिया तो फिर आप लोग ऐसा करोगे, जय माता दी, ये इधर टच हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा बी में अच्छा से टच हुआ था, बी में करो। अगर याद किए तो यही करना पड़ेगा जाके, हाँ। और तुक्का तो वही हुआ ना, तुक्का, जय माता दी। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी। देखो क्या है एग्जाम्पल, मार्क कर लेना, नोट बना के लाना अगला दिन, ठीक है। सिंपल 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 लिख के लेके आना, मेरे को वो अच्छे से सुंदर वाला ब्यूटीफुल वाला नहीं, समझ में आ जाना चाहिए बस, हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, significant refer to a fixed or non-current asset that significantly increase its life। ठीक है, कोई एसेट के ऊपर आपने रिपेयर मेंटेनेंस कुछ किया होगा, क्यों, ताकि वो लंबा समय तक चले, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े और इसको ख़त्म कर देते हैं आज। और आपका होमवर्क क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस को क्लियरली समझ के लिख के आना है, और हो सके तो डाउट लेके आना है, ज़्यादा फायदा में रहोगे। और टारगेट रखो कि सितंबर मंथ तक आप लोग का अकाउंट्स के साथ और एक कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, सितंबर मंथ तक में। क्या समझे, कुछ नहीं। देखो आप लोग का मैं क्लास कराऊंगा सितंबर 7, 8, 9 के आसपास तक, ठीक है। तो अराउंड 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो क्लास कराऊंगा उसमें जो बचेगा 30%, 20% जो भी बचेगा वो कराऊंगा मैं। तो सितंबर मंथ में तो मेरा कंप्लीट होने वाला है। उसके साथ में कोई दूसरा एक सब्जेक्ट टारगेट करके चलो, क्यों, उसके बाद आपके पास बचेगा सिर्फ अक्टूबर नवंबर, जिसमें 2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करना ही है, साथ में आपको रिवीजन भी करना है। फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। देख रहे हो ना, 40, 50, 60 स्टूडेंट देने के बाद 20, 22 ही पास हो पा रहे, बाकी सब कहाँ जा रहे हैं। क्या उन लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ तो रहे हैं, बस यही है कि उन लोग दोहरा नहीं पा रहे। एक बार पढ़ना और 2 से 3 बार 4 बार पढ़ने में अंतर है, याद हो जाता है। एक बार पढ़ोगे तो कहाँ था, हाँ था शायद वाला सीन हो जाएगा। तो सितंबर टारगेट करो। अगर आप लोग इजी सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो इजी करो, लेकिन कंप्लीट करना है फुल्ली, तो आप लो चूज़ कर सकते हो। अब आज से मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जितना भी पढ़ रहे हो करो, खुद कोशिश करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ाएंगे उसके बाद ही जाके पढ़ना, वो वाला सीन मत करना। आपके पास समय है, निपटा दो। कैसे निपटाओगे वो आपके ऊपर है। ये बैठ के नहीं देखना है कि आगे से मैं कराऊंगा तभी जाके आपको करना है, नहीं। खुद इनिशिएट लेके आगे बढ़ जाओ। वेट मत करो किसी का कि वो सामने वाला कराएंगे मैं करूँगा, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को सिर्फ रास्ता दिखाना है, मैं दिखा दूंगा, ढकेल में सकता नहीं, ठीक है। खुद को आप लोग को ही आगे लेके जाना है। तो बस ये सोचो कि
50-60 स्टूडेंट देने के बाद भी अराउंड 15 मतलब रेगुलर बेस से 10-12 ही पास हो पा रहा है। जो भी अपना रिजल्ट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पास्ट ईयर स्टूडेंट भी तो होता है। ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा इसी बैच का है, नहीं ना, 10-12 ही पास हुआ इस बैच से भी। जो अगला बार हुआ था टोटल 22 के आसपास अपना क्लियर हुआ। अगर होल ऑफ इंडिया देखे तो बहुत बेस्ट है अपना रिजल्ट, ठीक है, सेंटर बेस देखे तो बहुत अच्छा है अपना रिजल्ट, लेकिन पास हो रहा है कम हो रहा है ना। अगर आप लोग देखो तो आप लोग स्कूल से पढ़ के हाई सेकेंडरी, अगर 100 स्टूडेंट दे रहा है तो 98-99 स्टूडेंट पास हो रहा है, कभी कभी 100 पास हो जा रहा है, हो रहा है ना। वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि वहाँ पे आप लोग पहले क्या देते थे, सेशनल एग्जाम देते हो, पहला 2 मंथ्स 3 मंथ्स में एक बार एग्जाम दोगे, फिर हाफ ईयरली दोगे, फिर उसके बाद एक टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद प्री बोर्ड दोगे, उसके बाद जाके फाइनल में बैठोगे। अब फाइनल में बैठने से पहले 4 एग्जाम देके आ चुके होते हैं। यहाँ में तो कुछ नहीं हो सा, तो क्या हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। जहाँ ढीला पड़ा भूलोगे, आपका चॉइस, एक बार में पास होना है, नहीं तो फिर दिसंबर के बाद जून आ जाता है, जून के बाद फिर दिसंबर आ जाता है, ठीक है। बिंदास रहने का, मजा माने लाइफ। हाँ, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, सैलरी वगैरह दे रहे थे ना, वही रेवेन्यू, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, देखते रहना। हाँ, जो आप कैपिटल अगर एक बार समझ में आ गया तो रेवेन्यू ठीक उसका उल्टा होगा, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आज का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू डेट एक्सपेंडिचर बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी इंजॉयड बाय एन एंटिटी इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब बस इसी साल ही मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा, वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि ये मैं मटेरियल खरीद रहा था, इस साल तक ही तो होगा, अगले साल जाएगा तो वो नया साल शुरू हो जाएगा। जो मैं परचेस कर रहा हूँ मैं तो इसी साल में ही एक्सपेंसेस दिखाऊंगा ना, या अगला साल भी दिखाऊंगा वही परचेस को। मान लो कि मैंने यहाँ पे 10,000 का मटेरियल खरीदा जो मेरे को सर्विस देना है, ठीक है, परचेस किया, इसमें से 1,000 का बच गया जो कि आने वाला साल यूज़ होगा। तो क्या ये 1,000 को मैं आने वाला ईयर में फिर परचेस दिखाऊंगा या ओपनिंग स्टॉक दिखाऊंगा? है, मेरे पास 10,000 का मटेरियल था जो मेरे को सर्विस देना होता है सामने वाला को, ठीक है। इस साल मैंने ओनली 9,000 का यूज़ किया, तो ये तो मैंने परचेस किया था, तो इस बार तो मैं दिखा दिया परचेस बोल के 10,000। तो बचा हुआ 10,000 मैं नेक्स्ट ईयर को जो लेके जाऊंगा यूज़ करने के लिए, क्या मैं उसको उस साल फिर से परचेस लिखूंगा या ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा? तो परचेस क्यों नहीं लिख रहे हो? पहला साल कर लिया मतलब रेवेन्यू इन नेचर हो गया ना, तो रेवेन्यू इन नेचर उसी साल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर टू डेट एक्सपेंडिचर बेनिफिट फ्रॉम विच कैन बी इंजॉयड बाय एन एंटिटी इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मार्क कर लो, करंट अकाउंटिंग पीरियड, उसमें क्या था, एकदम करते रहूँगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में साल बाय साल करते रहूँगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बस इसी साल ही मेरे को बेनिफिट होगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन टू बी रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब बार बार होते रहेगा। परचेस क्या मैं एक बार करूँगा या बार बार करने का चांसेस है? सर्विस देने के लिए मुझे परचेस करना ही है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बिना परचेस के मैं सर्विस ही नहीं दे सकता, ठीक है। मेटल खत्म हो गया, एक बार 10,000 का खरीदा मैंने, 10,000 का सर्विस दे दिया, यूज़ कर दिया, दोबारा मेरे को सर्विस देना है तो फिर से परचेस करना होगा ना, और मेरा ऑपरेशन भी उसी से रिलेटेड है ना, मेरा काम ही तो उसी से रिलेटेड है, तो बार बार खर्चा होना ही है उसमें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा साल के लिए मैंने खरीद लिया, ठीक है, पूरा ईयर के लिए मैंने खरीद लिया, परचेस एक ही बार में परचेस कर दिया। तो ये मत सोचना कि एक ही बार खरीदा एक साल में तो कैपिटल, नहीं, रेवेन्यू ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना मेरा सर्विस ही नहीं चलेगा इधर। अगर नॉन रिकरिंग हुआ, चलो मान लो एक ही बार खरीदा जाता है साल में, अमाउंट भी ह्यूज जा रहा है, लेकिन वो मेरा सर्विस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? सर्विस से, तो इसको कैपिटल मत मान लेना, रेवेन्यू ही होगा। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, रियल एस्टेट बिजनेस वो तो रेवेन्यू होगा। आप खरीद के रखे उसको स्टॉक माना जाएगा ना, स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा उसको। अगर आपका बिजनेस रेवेन्यू मतलब इसका रियल एस्टेट का है तो आपका मेन काम क्या हुआ? घर खरीदना बेचना। वो आप घर यूज़ करोगे क्या? नहीं। आपके पास अगर वो रहता है तो आप स्टॉक में दिखाओगे ना, स्टॉक में दिखाओगे, नहीं दिखाओगे स्टॉक में कि मेरे पास हाँ इतना घर है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस करो ना तो आप जो भी घर खरीद रहे हो वो आपका स्टॉक हो गया। हाँ मेरे पास इतना घर है, उसको बेचोगे आप, टाइम तो लगता है 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा ही।
तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका बिजनेस ही वही है। अगर लॉजिकली देखने जाओ तो, कि टेक्निकली अगर आप सोचोगे तो वो मेरे लिए रेवेन्यू है, क्योंकि मेरा काम ही वही है, मेरा दूसरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मानने वाला अगर कैपिटल मानता है तो मानने दो, आपने को क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर मेरा ऑपरेशन ही उसी से रिलेटेड है तो वो मेरा रेवेन्यू होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो ऑपरेशन उसी से रिलेटेड है, घर बेचने से लेके, तो आगे बढ़े। रेकरिंग इन नेचर मार्क कर लिए। नेक्स्ट क्या बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू कैरी ऑन द रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन। देखो जो रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन है ना, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही ये किया जाता है। तो अब रियल एस्टेट का आप बात पूछ रहे थे, तो रियल एस्टेट में घर बनाया ही क्यों जाता है, ताकि उसको आगे बढ़ाए, बेचे। आपका ऑपरेशन ही वही है ना, दूसरा ऑपरेशन तो नहीं है। तो अब उसको कैपिटल नहीं मानोगे, रेवेन्यू मानोगे। ठीक, हाँ तो आपका काम ही वही है ना, ऑपरेशन में, उसी तो ऑपरेशन को बीच में रख रहा हूँ मैं। ऑपरेशन को बीच में क्यों रख रहा हूँ, नहीं तो वो मिक्सअप हो जाएगा। ऑपरेशन को अगर आप हमेशा सोचो ना, अगर आप सारा चीज़ छूट गया, सारा कॉन्सेप्ट छूट गया, चलो कोई बात नहीं है, अगर आप ऑपरेशन को ही माथा में सिर्फ रखोगे ना, मतलब मेरा मेन काम, जो मेरा काम है वो हमेशा रेवेन्यू होगा, तो बस उसी को पकड़ लेना। अगर आपको कभी कैपिटल और रेवेन्यू में दिक्कत होने लगा, तो आप माथा में बस ये रखना, मेरा ऑपरेशन क्या है, मेन काम, उसको पकड़ो। उसके बाद उसको, हाँ ये मेरा ऑपरेशन से रिलेटेड है, रेवेन्यू में डाल दो। नहीं ये कभी कभार ज़रूरत पड़ेगा अचानक से और लंबा चलेगा, साइड कर दो कैपिटल। तो 10,000 का जो मेरे पास बचा था 1,000 का, तो वो तो नेक्स्ट ईयर जा रहा है ना, तो क्या आप उसको कैपिटल मान लोगे? मैं 10,000 बोला, अगर वो 10 lakhs होता तो अमाउंट ह्यूज है, आप नेक्स्ट ईयर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे या ओपनिंग स्टॉक मानोगे? तो चेंज क्यों नहीं हो रहा है आपका? अमाउंट तो ह्यूज दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो आप उसको कैपिटल में नहीं डाल सकते। क्लियर? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का गुण, चरित्र क्या है? द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच एन एक्सपेंडिचर इज जनरली स्मॉल। जनरली स्मॉल बोला है, जनरली मतलब नॉर्मली स्मॉल ही होता है। अगर कभी बढ़ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? जनरली मतलब नॉर्मली, मतलब अगर देखा जाए तो कम ही रहता है, अचानक से बढ़ जाएगा तो ख़त्म है, 2 मिनट है। अगर नॉर्मली बढ़ गया तो फिर उसको कैपिटल मत डाल देना, कॉन्सेप्ट लगाना अपना, ठीक है? रेकरिंग वाला को बीच में डाल देना ना। अगर एक्सपेंसेस ह्यूज है, चलो कोई बात नहीं, रेकरिंग है ना नॉन रेकरिंग, वो तो करोगे ना। ये जो आपको 3 या 4 पॉइंट है, उसको आपको हर पॉइंट को सेटिस्फाई करना, उसके बाद मार्क कर लेना। 4 ही पॉइंट है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द बेनिफिट एक्रूइंग फ्रॉम सच एन एक्सपेंडिचर इज कंज्यूम विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक ही साल में खत्म हो जाएगा, मतलब एक ही साल में मेरा हिसाब किताब निपट जाएगा, बचा तो अगला साल ओपनिंग स्टॉक में चला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या? द एक्सपेंडिचर इज रेकरिंग इन नेचर, मतलब बार बार होगा। और थर्ड वन, इट इज इनकर्ड इन रिलेशन टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, डेट इज एदर फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स फॉर और प्रोवाइडिंग सर्विस। जो आप देखो क्या बोला, या तो परचेस में होगा, या तो सेल के लिए होगा, या फिर सर्विस देने के लिए होगा। तो आप जो रियल एस्टेट का बात बोल रहे थे वो सेल के लिए था, सेल के लिए बनाया जा रहा था। 4 पॉइंट। कैपिटल और रेवेन्यू दोनों एक दूसरा का ऑपोजिट है, अगर ध्यान से देखोगे। अगर आपने कैपिटल कर लिया तो रेवेन्यू आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है कुछ वर्ड, कि हाँ इसके जगह ये वर्ड यूज़ करना है, इसके जगह ये वर्ड, ठीक है? आपका नेक्स्ट होमवर्क क्या है? डिफरेंस करना है, और इसका जो ट्रीटमेंट है इसको नहीं करना है, ट्रीटमेंट में ही कराऊंगा, आपको बस डिफरेंस करना है, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। ऑनलाइन वाले बच्चे गुड नाइट।